अब हम लेते हैं वैधानिक व वातावरणीय घटक कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं विच आर रिलेटेड फ्रॉम द लीगल एनवायरनमेंट कि ये है आप जिस कंट्री के साथ आपके ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, जिस फॉरेन कंट्री के साथ या आपकी खुद की कंट्री के, इट मीन्स ये दोनों तरीके से हैं कि रियल में उस विदेश में कौन कौन से नॉर्म्स, कौन से रूल्स, कौन से रेगुलेशंस, ट्रेड को लेकर के वहाँ कौन सी इंस्टीट्यूशन सक्रिय है और कौन से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रही है। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण में उन सभी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा। अर्थात इसमें वहाँ कौन कौन से कानून चल रहे हैं, कौन कौन से नियम चल रहे हैं, वहाँ पर जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो एटलीस्ट उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या है, स्टैंडर्डाइजेशंस क्या है, उन्होंने क्या प्रमाप डिटर्मिनेट कर रखा है कि प्रमापित वस्तु वही होगी जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ अवेलेबल होगी। वहाँ किस पैकिंग और किस लेबलिंग को लोग पसंद करते हैं, अडप्ट करते हैं, या किसकी वहाँ बाउंडेशंस है कि इसी स्टाइल से इसी में पैकिंग किया हुआ मटेरियल मिलना चाहिए। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट, इन तीनों की क्या कंडीशंस है कि आपने किसके कॉपीराइट को तो नहीं ले लिया, किसी के ट्रेडमार्क को तो फॉलो नहीं कर लिया, किसी दूसरे के पेटेंट राइट वाली कमोडिटी का प्रोडक्शंस तो नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका इन सब के लिए क्लेम हो सकता है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट किसी प्रकार का हेल्थ के लिए हार्मफुल इम्पैक्ट तो क्रिएट नहीं कर रहा है, हेल्थ की दृष्टि से वहाँ के लोगों के लिए उसकी पूरी सेफ्टी होना ज़रूरी है। जैसे जो आपके ईटेबल जो होते हैं वो और मेडिसिन्स जो होते हैं, इनमें इस बात को ज़्यादा देखा जाता है कि आप प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो करें कि आपकी मेडिसिन और आपका ईटेबल खाने से किसी प्रकार का कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट कहीं क्रिएट नहीं हो। उसके बाद आपने संवर्धात्मक विधियां और विज्ञापन कैसा अडप्ट किया है, इसकी क्या पॉलिसीज़ है, एडवर्टाइजमेंट के कौन से नॉर्म्स है, कहाँ तक का एडवर्टाइजमेंट लीगली वहाँ वैलिड होता है, किस स्टाइल से आप वहाँ अपनी कमोडिटी को एड को प्रमोट कर सकते हो। तो ये फैक्टर हमारे व्यावसायिक वातावरण को बहुत प्रभावित करते हैं। हालांकि हर व्यावसायिक प्रबंधक और व्यावसायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ पक्षकार ऑलमोस्ट सारे नॉर्म्स को पढ़ने के बाद ही ट्रेड के एग्रीमेंट को साइन करता है। उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते समय ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला होता है स्थानीय और घरेलू कानून कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे नॉर्म्स, हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशंस क्या है, स्पेशली ट्रेड को लेकर के सरकार का क्या रवैया है। आपको उन सब बातों की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किसके ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस है और किसके ट्रेड को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, क्या कोटा फिक्सेशन तो नहीं है, कितना आपको एक्साइज ड्यूटी पे करना, उन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून विवाद में न्यायिक क्षेत्र की, अगर सपोज कीजिए आपका और दूसरी कंट्री का किसी स्टाइल का कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो डिस्प्यूट हो गया है तो उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट किस कोर्ट में जा कर के होगा, एटलीस्ट आपको उसका सीमा क्षेत्र पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मेरा इस देश के साथ किसी प्रकार का संबंध विच्छेद हो जाता है, ट्रेड को लेके कोई हो जाता है, तो हम दोनों सेटलमेंट के लिए किस इंस्टीट्यूशन से या कौन से उसके पास जाएंगे। उसके बाद आपकी लीगल सिस्टम्स क्या है ट्रेड करने के, आपके लीगल सिस्टम क्या है और उनके लीगल सिस्टम क्या है। आप कोई जनरल है, किसी प्रकार का कोई स्पेशल कैटेगरी का कोड है, तो आप उसको तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों की ध्यान देनी पड़ेगी। उसके बाद एक सामान्य कोड और कानून होता है, सामान्य कोड कानून होता है कि इस स्टाइल की ग्रेडिंग कोड्स ही आपके प्रोडक्ट को दिए गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप वो कोड अपने प्रोडक्ट पर पुट कर रहे हो तो एटलीस्ट उसका मीनिंग क्या होता है, वो किसको जो है एलोबरेट कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो बात। उसके बाद इंटरनेशनल कानून की बेसिक जानकारी इंटरनेशनल ट्रेड में होना कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ पर एक देश का कानून नहीं चलता, उसी बात को लेकर दूसरे देश का कानून क्या कह रहा है हमें उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका समझौते और दिशा निर्देशन, कन्वर्सेशन करना आपस में किसी बात को लेकर के, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो आप किस स्टाइल से करोगे, कहाँ करोगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल्स क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, बहुराष्ट्रीय या वैश्विक, आप कैसा समझौता कर रहे हो तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। विदेशी व्यापार संबंधी जो नियमावली है उसको फॉलो करो और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखो, तभी जा कर के आप इजी गोइंग ट्रेड कर सकते हो। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए वैधानिक वातावरण की रचना की है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, आपको पूरे वैधानिक वातावरण की जानकारी होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज हो गया उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी मार्केटिंग की जो प्रोसेस है एटलीस्ट उसको प्रमोट करो, आप विपणन के प्रयास करो, उनकी बारीकियों को समझो, उनके अनुरूप ही ट्रेड को प्रमोट करो और उसके अनुरूप ही अपना काम करो। उसकी कार्यसीमा से बाहर जा कर के अगर आपने काम किया तो आप पर लीगली एक्शन लिए जा सकते हैं। अतः
वैधानिक सीमा से बाहर जा कर के आप व्यापार न करें, व्यवहार न करें, उसके अंदर ही रह कर के आप सारे डिसीजन लेने की कोशिश करें। अब आता है पर्यावरणीय वातावरण व घटक। तो पर्यावरणीय वातावरण और घटक में हम भौतिक और जैविकीय दोनों प्रकार के वातावरण को लेते हैं और ये भी हमारे व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। वर्तमान समय में अगर आप एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स को देखो तो एनवायरनमेंटल पॉल्यूशंस की जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूस हाई टू हाई इंक्रीज होती जा रही है। और हम ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम पर हम कहते हैं कि मानव का विकास कर रहे हैं, इसलिए ऐसा तो होगा, इस इंडस्ट्री का सेटअप होगा, ये चीज़ चलेगी, उसका प्रोडक्शन ज़रूरी है। तो मानव के विकास के नाम पर हम केवल पर्यावरण का विकास करते जा रहे हैं और कुछ नहीं है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ओजोन लेयर में होल हो रहा है, प्रदूषण की स्थिति बहुत भयानक हो गई है और कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट पॉल्यूट रहता है कि अनेक प्रकार की डिजीज़ ये क्रिएट हो रही है। तो हमें उस जलवायु को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उस देश के ध्वनि वातावरण, जल वातावरण, वायु वातावरण को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारा प्रोडक्ट एटलीस्ट इस प्रकार का नहीं हो जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करे या एनवायरनमेंट डिग्रेडेशंस को इनवाइट करे, कहीं नई नई बीमारियों को तो आमंत्रित नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस के प्रति हमें हमारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। जल, वायु, प्राकृतिक सभी स्थानों को साफ और स्वच्छ रखना पड़ेगा। अगर पर्यावरण संकट आया, कोई घटना घटी, तो उसके पीछे क्या कारण था उसकी स्टडी करनी पड़ेगी और उस घटना को दोबारा नहीं क्रिएट हो देने के लिए भी समाधान को खोजना पड़ेगा। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करनी पड़ेगी ताकि जितने ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन हमारे सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा ट्रेड जो है वो प्रमोट होगा। उसके बाद पर्यावरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए उसमें कोई सुधार कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे जिससे हमारे एनवायरनमेंट पॉल्यूशंस की जो रेट हाई चल रही है एटलीस्ट उसको लोअर किया जा सके, उसके बैड इम्पैक्ट को पॉजिटिव इम्पैक्ट में कन्वर्ट किया जा सके, एक बैलेंसिंग फिगर लाया जा सके, लोगों की पर्यावरण के प्रति चेतना बढ़ाना, जागरूकता कायम करना, ऐसे प्रोग्राम का संचालन करना, तो भी एनवायरनमेंट पॉल्यूशंस को कंट्रोल तक किया जा सकता है। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के सेक्टर में कुछ रिसर्च को प्रमोट करना ताकि नया नया अनुसंधान होता गया तो हो सकता है एनवायरमेंट पॉल्यूशंस कुछ हद तक रोका जा सके। तो इन सभी एनवायरमेंटल जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हमें उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। वस्तु और सेवा का उत्पादन करते समय, ट्रेड करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वहाँ के वातावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं करे। जब आपने प्रोडक्शन किया, रॉ मटेरियल को कंज्यूम किया, तो भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए और जब आप उसको सेल कर रहे हो, लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो भी किसी प्रकार का कोई भी पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो या कम से कम हो। उसके बाद आता है राजनीतिक दशाएं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने में राजनीतिक फैक्टर्स जो होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर जो होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल फैक्टर्स होते हैं। राजनीतिक घटक में हम सभी घटकों को लेते हैं जो हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। अब चाहे इसमें इंटरनेशनल लेवल के हो या नेशनल लेवल के हो, पॉलिटिकल सेक्टर्स में सारे कुछ आ जाते हैं। इसमें हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, उसके जो है क्या क्या अडेप्ट किए गए हैं गवर्नमेंट ने वो। तो राजनीतिक घटक में जो प्रमुख बातें हमें ध्यान में देनी पड़ेगी वो है, सबसे पहला, जिस कंट्री के साथ हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उस कंट्री में गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी की कंडीशंस क्या है, क्या होते हैं। सरकार आए दिन बदलती है, वहाँ स्टेबिलिटी है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं, तो सत्ताधारी पार्टी और अपोजिशंस वहाँ की क्या कंडीशंस है। उसके बाद देश विदेश की सरकार और जनता, देश विदेश की सरकारों का जनता के साथ क्या है, सरकार जनता के प्रति क्या रख रही है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, उसके बारे में। उसके बाद नियम फ्रेमवर्क का नेचर क्या है, वहाँ कौन से रूल्स रेगुलेशंस क्या पोल बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, आपको उनके बारे में जानकारी चाहिए। क्या सरकार का वहाँ पर उद्योगपतियों के साथ संबंध अच्छे नहीं है या लेबर के साथ नहीं है, हड़तालें आए दिन तो नहीं हो रही है, लोग श्रम अशांति तो नहीं है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी तो ज़्यादा नहीं लगाते हैं सर। उसके बाद उन देशों की मौद्रिक रिलेशनशिप कैसी है, वहाँ के मॉनेटरी रिलेशनशिप कैसे हैं, कहीं कोई प्रतिबंध तो नहीं लगा रखे हैं कि इस लिमिटेशन से ज़्यादा का आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा का आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई गवर्नमेंट की या वहाँ की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कोई मॉनेटरी बाउंडेशंस तो नहीं है, व्यापार पर कोई रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगा रखे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की एटलीस्ट पॉलिटिकल पॉलिसीज़ कैसी है, क्या गवर्नमेंट
इंटरफेयर करती है आपके हर ट्रेड को लेकर के, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के साथ में, या गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन को फॉलो कर रखा है, टैक्स को रिलैक्सेशन दे रखा है, कंट्रोल को रिड्यूस कर रखा है। सरकार, गवर्नमेंट जो है एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करती है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करती है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी देनी पड़ेगी। उसके बाद हर कंट्री में मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, तो गवर्नमेंट का ओपिनियन मल्टी एमएनसीज़ के प्रति जो है वो किस स्टाइल्स का है, एमएनसीज़ को सपोर्ट करती है, या गवर्नमेंट ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज़ पर कोई बाउंडेशंस लगा रखी है। सिविल कानून, करारोपण और तटकर आपके इनकी क्या है कि वहाँ पर किस स्टाइल्स के टैरिफ टैक्स लगते हैं, उनकी कंडीशन क्या है, हाई है या लोअर है, और गवर्नमेंट क्या क्या कर लगाती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर के, प्रोडक्शन को लेकर के। तो सरकार की कर की जो नियमावली है पूरी, आपको उसकी भी स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद कहीं सरकार ने स्टॉक पर प्रतिबंध तो नहीं लगा रखे हैं, कोटा फिक्सेशन तो नहीं कर रखा है कि इससे ज़्यादा का इंपोर्ट नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब ये क्वांटिटी वाइज लिमिटेशन है, ये मॉनेटरी लिमिटेशंस है कि मनी मुद्रा में इनका नियमन है कि 2 करोड़ से ज़्यादा, 4 करोड़ से ज़्यादा, या 4000 वस्तुओं से ज़्यादा, या 10,000 वस्तुओं से ज़्यादा। तो इन मॉनेटरी और आपकी क्वांटिटी जो रेस्ट्रिक्शंस है, एटलीस्ट हमें उन सब के बारे में जानकारी रखना चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है, क्या विचारधारा है उसका, हमारे देश की सरकार के साथ कैसे रिलेशनशिप है, अच्छे रिलेशनशिप है, फ्रेंडली बिहेवियर है, क्या है, उसको भी आपका ट्रेड अफेक्टेड करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण बहुत हद तक प्रभावित करता है। हमारा जिस देश के साथ मधुर संबंध है, अच्छी पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, उठना बैठना है रोज़ का, हमारे यहाँ का जो लीडर है उसका उस कंट्री के लीडर के साथ जितने अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप होंगे, इंटरनेशनल ट्रेड उतना ही स्मूथली किया जा सकता है। और जितना अपोजिशन वाली गवर्नमेंट होगी तो ट्रेड पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस और बहुत सारी बाउंडेशंस आ जाएगी। अब है नीति शास्त्रीय वातावरणीय घटक। तो नीति शास्त्रीय में आते हैं कि हम किन आचार संहिताओं का पालन करते हैं, हमारा आइडल क्या है, क्या प्रतिमान है, कौन सा मॉडल हमने ले रखा, हम किस प्रिंसिपल को लेकर के फॉलो कर रहे हैं, हमारे जो मैनेजमेंट एटलीस्ट उसको गाइडेंस देने वाले लोग कौन से हैं। तो ये सारा जो है वो एक इंटरनल फीलिंग्स पे डिपेंड करता है कि ये बिजनेसमैन का क्या मोरल कैरेक्टर है, वो किसको फॉलो कर रहा है, कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, किस पर चल रहा है। तो वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्टेड करते हैं। सबसे पहला इसमें है निर्यात, आयात और विदेशी सहयोग, कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, फॉरेन कंट्री से आपका कॉपरेशन कैसा है, आप लोगों को कितना कॉपरेट कर रहे हो, आपने अपने लेबर के प्रति क्या देख रखा है, आप उनकी सेफ्टी, सुरक्षा, इनकम, इसके लिए कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च कर रहे हो, आप उनको एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देते हो या नहीं देते हो। तो विदेशी श्रमिकों के स्वास्थ्य, आपकी उस कंट्री में जिस कंट्री के साथ आप ट्रेड कर रहे हो उसके लेबर की हेल्थ की कंडीशन क्या है, वहाँ सेफ्टी के क्या नॉर्म्स हैं, उनकी इनकम का लेवल क्या है, उनकी वर्किंग कंडीशंस कैसी है, वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के या जो भी प्रोड्यूसर है उसने वहाँ को लेबर को कितनी अच्छी वेलफेयर स्कीम्स क्या दे रखी है, उसके बारे में। टैक्स करों का भुगतान नियमित रूप से आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इट इज़ भी डिपेंड अपॉन योर मॉरल कैरेक्टर, कि आप टैक्स में किसी स्टाइल की कोई चोरी नहीं कर रहे हो, आपकी जितनी इनकम है सरकार को आप उतना टैक्स दे रहे हो और विदेशी सरकार भी उतना दे रही है। उसके बाद आप अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हो नहीं करते हो, कि जिस सोसाइटी ने आपको इतना प्रोड्यूस करने के लायक बनाया है, आप अपनी इनकम के एक पार्ट को उस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कितना खर्च करते हो। दिस इज़ नॉन एज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा कर पा रहे हो नहीं कर पाते हो। उसके बाद आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उत्पादन का क्या मूल्य रख रहे हो, आपने विज्ञापन के लिए क्या एफर्ट्स लगाए हैं, विक्रय के लिए क्या एफर्ट्स लगाते हो, आपके प्रोडक्ट को सेल करने के बाद आपके पास जो इनकम होती है आपको, एटलीस्ट आप उसको किस स्टाइल से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, किस्म को कंट्रोल करने के लिए आपने क्या कर रखा है, आपकी क्रय और विक्रय की पॉलिसीज़ कैसी है, ये सब आपके उस पर इंटरनल फीलिंग्स पर डिपेंड करती है, आपके मोरल कैरेक्टर्स पर डिपेंड करती है। उसके बाद अगर फर्म में डिबेंचर्स और शेयर दोनों इशू किए गए हैं तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, अंशधारियों और ऋणपत्र दाताओं में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, वो तो नहीं है, पारिश्रमिक का भुगतान आप समय पर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो भी जिन्होंने भी आपके प्रोडक्शंस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करी है, और अगर कोई सोशल कॉस्ट आई है तो एटलीस्ट आप उस सोशल कॉस्ट का पेमेंट भी टाइम टू टाइम उस सोसाइटी को कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सोशल कॉस्ट का अर्थ होता है कि जिस सोसाइटी में हमारा प्रोडक्शंस अगर प्रिपेयर हो रहा है उस सोसाइटी पे हमारे प्रोडक्ट के कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो उन हार्मफुल इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए एटलीस्ट हमने क्या किया है, दिस इज़ नॉन ए सोशल कॉस्ट।
तो आप वो भी कर रहे हो। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करते हैं। मैनेजमेंट में जितनी ज़्यादा ऑनेस्टी होती है, जितना अच्छा काम करने की नीति होती है, वो इन नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ट्रेड को करता है। और जिस मैनेजमेंट का मॉरल कैरेक्टर लूज या डाउन वाला होता है, वो इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है, तो उसका ट्रेड एक हद तक रुक जाता है। अब नेक्स्ट आता है प्रतिस्पर्धा की क्या है। रिसेंट टाइम्स जो एनवायरनमेंट है वो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। यहाँ हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धी जो है वो बना हुआ है, और आपको और आपके प्रोडक्ट को हर जगह इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशंस को फॉलो करना पड़ता है। अब कंपटीशन इट में भी पॉसिबल्स कि आपकी घरेलू कंपनी से ही हो, या आप जहाँ निर्यात कर रहे हो वहाँ से हो, या जहाँ ये सामान आप जिन विदेशी कंपनियों में जिनके उत्पाद या सेवाएं आपके जैसी है वहाँ पर हो, तो उसका भी जो है इम्पैक्ट पड़ता है। देन कंपटीशन इज़ मोर पावरफुल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस योर ट्रेड। हमें हमारे व्यापार करते समय कंपटीटर की और कंपटीशन की दोनों की कंडीशंस की बेसिक नॉलेज करते हुए ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए। जो हमारा कंपटीटर है, जो कमोडिटी हमारी सब्सटीट्यूशंस है, एटलीस्ट उस कमोडिटी से बेटर और बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट लोअर प्राइस पर जब तक हम नहीं देंगे, जब तक हम इंटरनेशनल मार्केट के कंपटीशन में नहीं आ जाएंगे। तो कंपटीशंस भी बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्टेड करने वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद है एजुकेशन। शैक्षणिक स्तर जो होता है वो भी प्रभावित करता है कि फॉरेनर्स की क्या इंटरेस्ट है एजुकेशंस में, वो कितना पसंद करते हैं आपके द्वारा दी गई एजुकेशन को लेने में या शिक्षा में, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद वहाँ पर मैनेजमेंट के कितने कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, किस स्टाइल से मैनेजमेंट को वहाँ ट्रेंड किया जा रहा है, एजुकेटेड किया जा रहा है, और उनको मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करना सिखाया जा रहा है। उसके बाद है एजुकेशन सिस्टम किस स्टाइल का है, फॉरेन कंट्री में किस सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं। वहाँ थियोरटिकल है, न्यूमेरिकल्स है, प्रैक्टिकल्स है, व्यवहारिक है, अव्यवहारिक है, सैद्धांतिक है, कैसी शिक्षा दी जा रही है उसका भी पता होना चाहिए। रिसर्च का लेवल क्या है कि वहाँ कुछ इनोवेटिव चेंज हो रहा है, कुछ सर्वे हो रहा है, कुछ रिसर्च हो रही है। तो अगर सर्च हो रही है आप भी जब तक वहाँ कंट्रीब्यूट नहीं करोगे या आप अपने प्रोडक्ट में उस रिसर्च को इंक्लूड नहीं करोगे, तो ट्रेड इम्पॉसिबल्स हो जाएगा। उसके बाद एजुकेशन लेवल हायर है, लोअर है, मिड है। तो जिस स्टाइल का एजुकेशन लेवल है उसी स्टाइल की कमोडिटी का प्रोडक्शन हमें कर करके उस कंट्री को जो है एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कानून पहले ही आ चुका है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे हैं, उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट की क्या कंडीशंस है, रोज़गार के क्या अवसर हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक हैं। इन सभी घटकों को ध्यान में रखते हुए एक व्यवसायी को अपनी वस्तु विशेष को उत्पादित करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ले जा कर के सेल करने का, एक्सपोर्ट करने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे, इनकी बेसिक स्टडी नहीं करेंगे, इनकी जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।